1. फियर एको मैनिपुलेशन। कुछ बातें इंसान नींद में भी समझ जाता है और कुछ बातें उसे कभी सोने नहीं देती। कभी सोचा है, डर सिर्फ एक एहसास नहीं होता, वो एक गूंज भी होता है। एक बार जो मन में बैठ गया वो वापस आता है, उसी आवाज में, उसी लहजे में, बार बार, मानो किसी ने तुम्हारे अंदर डर की एक रिकॉर्डिंग चला दी हो और अब तुम खुद उसे दोहरा रहे हो। रात की नींद में जब सब कुछ शांत होता है, वही गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। जरा आंखें बंद करो, तुम अपने कमरे में अकेले हो, मगर तुम्हारा दिमाग नहीं, वहां कोई और है। एक पुरानी बात, एक पुराना डर जो अब तुम्हारी अपनी आवाज में वापस बोल रहा है। यही है फियर एको मैनिपुलेशन। ये तकनीक सीधी नहीं चलती, ये सामने से नहीं आती, ये तुम्हारे डर को पकड़ती है और उसे वापस तुम्हारे मन में ऐसे डाल देती है जैसे वो तुम्हारा ही विचार हो। फियर एको मैनिपुलेशन का मतलब है किसी का डर लेकर उसे इस तरह दोहराना, एम्प्लीफाई करना कि वो खुद ही उसमें उलझ जाए। मैनिपुलेटर्स इसे इमोशनल लूपिंग कहते हैं, अ सटल रिपेटिटिव रीइंफोर्समेंट, जो इंसान को उसकी ही सबसे गहरी असुरक्षा के अंदर कैद कर देता है। अब ये सुनो, साइकोलॉजी के मुताबिक माइंड दो तरह की मेमोरीज बनाता है। एक्सप्लिसिट, वो जो आप याद करते हो कॉन्शियसली, और इम्प्लिसिट, वो जो बिना सोचे आपको ट्रिगर कर देती है। और डर इम्प्लिसिट मेमोरी की सबसे गहरी परत में छिपा होता है। एक बार किसी ने आपका डर पहचान लिया, वो उसका एको बन सकता है। धीरे धीरे वो आपको वही बातें याद दिलाता है, मगर इस बार सटली, आपकी ही जुबान में, जैसे तुम फिर से फेल ना हो जाओ। सब लोग छोड़ देते हैं, तुम इतने अच्छे नहीं हो जितना तुम सोचते हो। धीरे धीरे ये एको आपकी इंटरनल वॉइस बन जाती है। फियर अब बाहर से नहीं आ रहा होता, वो अंदर से बज रहा होता है। और जब कोई इंसान अपने ही डर की आवाज में सोने लगता है, उसका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। मैनिपुलेटर्स इसे वेपन की तरह यूज करते हैं, खासकर अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में, कल्ट इंडोक्ट्रिनेशन में और डीप परसुएजन टेक्निक्स में। उन्हें बस इतना करना होता है: 1. तुम्हारे किसी पुराने अधूरे डर को पहचानना। 2. उसे तुम्हारी लैंग्वेज में दोहराना। 3. और धीरे धीरे उसे तुम्हारी थॉट प्रोसेस का हिस्सा बना देना। अब सोचो, अगर कोई बार बार तुम्हारे डर को तुम्हारी ही इंटरनल मोनोलॉग में डाल रहा हो, तो तुम कब तक पहचान पाओगे कि ये तुम सोच रहे हो या कोई और? एक डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट येल यूनिवर्सिटी में हुआ था, जहां पार्टिसिपेंट्स को एक ही डरावनी आवाज बार बार रात को सुनाई गई, इन सॉफ्ट, ऑलमोस्ट इनऑडिबल टोन्स, व्हाइल दे वर अस्लीप। वीक्स लेटर उनके डिसीजन मेकिंग में एंजाइटी और डाउट का राइज पाया गया, even though they didn't remember hearing anything. Real world example, ASMR videos, soothing sound के पीछे कभी-कभी subtle suggestion डाली जाती है। Whispers like, you always feel alone, no one understands you, you should stay quiet. और ये phrases धीरे धीरे एको बनकर सबकॉन्शियस में बस जाती है। अब यही एको जब किसी मेमोरी से जुड़ती है, तो वो सिर्फ डर नहीं बनती, वो आइडेंटिटी बन जाती है। आप सोचते हैं मैं ऐसा ही हूं, जबकि असल में ये प्लांटेड बिलीफ है। फियर एको मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक बात यही है, ये कभी सीधा हमला नहीं करता, ये आपको खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है। सोचिए, अगर कोई हर रात आपकी नींद में ही आपको सटली ये जताए कि आप किसी लायक नहीं हैं, तो एक दिन आप खुद से यही कहने लगते हैं, शायद मैं वाकई में लायक नहीं हूं। क्या ये कंट्रोल नहीं है? क्या ये हाइप्नोटिज्म से भी ज्यादा खतरनाक नहीं है? और अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हारे अंदर जो डर बोल रहा है वो तुम्हारा नहीं था, तो क्या जो तुम सोच रहे हो वो भी वाकई तुम्हारा है? माइंड कंट्रोल साउंड्स एक्सट्रीम until you realize it already started softly in your own voice. 2. The dopamine leash technique. कुछ चीजें इंसान को कभी पूरी नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें पूरा नहीं, अधूरा ही बनाया गया है, ताकि तुम लौटो,
फिर से, बार बार। तुम्हें लगता है तुम खुद स्क्रॉल कर रहे हो, खुद डिसीजंस ले रहे हो, मगर शायद तुम बस एक लीश पर बंधे हो, एक बायोकेमिकल लीश जो तुम्हें खींचती है डोपामीन की रस्सी से। यह है द डोपामीन लीश टेक्निक। कल्पना करो, एक इंसान मोबाइल पर रील्स देख रहा है। हर स्वाइप पर उसे थोड़ा थ्रिल, थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा नया मिल रहा है, लेकिन कुछ भी लास्टिंग नहीं। बस छोटी छोटी खुशियां जो हर बार वैनिश हो जाती हैं और तुम्हें फिर से पुल करती हैं। ये पुल ही है वो लीश जिसे डोपामीन कंट्रोल करता है। डोपामीन हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल, जिसे अक्सर लोग प्लेजर हार्मोन समझते हैं, मगर असल में ये प्लेजर नहीं देता। ये देता है वांटिंग, डिजायर, क्रेविंग, द इच टू रिपीट। और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक गहरा खेल, द डोपामीन लीश टेक्निक। इस टेक्निक में इंसान को रिवॉर्ड दिया नहीं जाता, उसे बस दिखाया जाता है कि रिवॉर्ड मिल सकता है कभी कभी, शायद अगली बार। यही अनसर्टेनिटी, यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोपामाइन को लूप में बदल देती है। इसका नाम है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो सबसे एडिक्टिव होता है। B.F. स्किनर, एक प्रसिद्ध बिहेवियरिस्ट, ने 1950 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। चूहों को 2 लेवर्स दिए गए। पहले पर हर बार खाना मिलता था, दूसरे पर कभी कभी ही खाना आता था, रैंडम। गेस व्हाट? चूहे उस रैंडम लेवर से चिपक गए, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएटेड ऑब्सेशन। अब वही प्रिंसिपल इंसानों पर यूज होता है, एप्स में, गेम्स में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। एक मैनिपुलेटिव पार्टनर कभी अटेंशन देता है, कभी नहीं। एक ऐप कभी वायरल कंटेंट देता है, कभी बोर कर देता है। एक बॉस कभी प्रेज करता है, फिर वीक्स तक इग्नोर करता है। एंड योर ब्रेन कीप्स कमिंग बैक, नॉट बिकॉज इट्स हैप्पी बट बिकॉज इट वांट्स। ये डोपामाइन लीश तुम्हें पुल करती है। जैसे ही तुम दूर जाते हो, एक नया पिंग आता है। Maybe this time it'll feel good. Maybe this time I'll win. Maybe they'll finally care. और तुम लौट आते हो। Mainstream psychology इसे variable ratio schedule कहती है, जो gambling addiction, social media design और even abusive dynamics में common है। ये टेक्निक तुमसे तुम्हारा कंट्रोल छीन लेती है और इल्यूजन देती है कि तुम्हारे पास चॉइस है। अब सोचो, अगर कोई इंसान ये लीश तुम्हारे इमोशंस से जोड़ दे, लव, अप्रूवल, वैलिडेशन। इमेजिन अ नार्सिसिस्ट कभी तुम्हें बेहद खास महसूस कराता है, फिर कोल्ड और डिस्टेंट हो जाता है, और तुम सोचते हो, क्या गलती मुझसे हुई? क्या मैं फिर से लवेबल बन सकता हूं? वो डोपामाइन का लीश टाइटन करता है, नॉट बाय गिविंग मोर बट बाय गिविंग लेस, स्ट्रेटेजिकली। दिस इजंट लव, इट्स साइकोलॉजिकल पोजेशन। फ्रिंज साइकोलॉजी इसे रिवॉर्ड स्टार्वेशन कंडीशनिंग कहती है, जहां इंसान को एक बार टेस्ट देकर भूखा रखा जाता है ताकि वो उसी चीज के पीछे भागता रहे, बिना समझे कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसका सबसे डार्क इस्तेमाल कल्ट्स और कैरिज्मेटिक मैनिपुलेटर्स करते हैं, कभी केयर दिखाकर, कभी क्रूल साइलेंस देकर। दे ट्रेन योर ब्रेन टू ओबे जस्ट टू फील वांटेड अगेन। और तुम्हारा माइंड हर बार जब कुछ ऑलमोस्ट सेटिस्फाइंग होता है, खुद को समझाता है, बस अगली बार, शायद अगली बार। और इस तरह तुम अपनी ही क्रेविंग्स के गुलाम बन जाते हो। अब एक और खौफनाक सवाल उठता है, अगर कोई तुम्हारी डोपामीन साइकिल को कंट्रोल करता है, क्या वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा? क्या तुम्हारी चॉइसेस अब भी तुम्हारी हैं, या वो सिर्फ लीश के दूसरे छोर की चाल है? अब नींद के वक्त सोचो, वो नोटिफिकेशन साउंड, वो लास्ट सीन, वो पेंडिंग मैसेज, ये सब तुम्हारे अंदर एक रेस्टलेसनेस छोड़ जाते हैं। तुम सोते नहीं, तुम इंतजार करते हो रिवॉर्ड के, रिप्लाई के, वैलिडेशन के। और हर बार नींद से पहले तुम्हारा माइंड क्वाइटली विस्पर करता है, मे बी जस्ट वन मोर स्क्रोल, मे बी they'll reply now, maybe this time it'll feel real। ये डोपामीन लीश है, एक पूर्ण फंसाना, प्लीजर में लपेटा, आशा द्वारा सख्त किया।
अब सवाल बस एक है, क्या तुमने सच में कोई डिसीजन लिया है या कोई और तुम्हारे भीतर बैठकर ट्रिगर दबा रहा है? अगर तुम्हारी चाहतें तुम्हारी नहीं रहीं, तो तुम अब भी खुद के हो या किसी इनविजिबल चेन के हिस्से। 3. द फियर करेंसी इफेक्ट। कुछ भावनाएं महंगी नहीं होती, वो मुद्रा होती है, और सबसे पुरानी, सबसे प्रभावशाली मुद्रा डर है। द फियर करेंसी इफेक्ट कोई डरावनी कहानी नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम जहां डर का उपयोग एक करेंसी की तरह किया जाता है, इन्फ्लुएंस खरीदने के लिए, कंट्रोल कमाने के लिए और सोचने की ताकत छीनने के लिए। कभी गौर किया है, कुछ लोग आपको अपने डर से नहीं डराते, बल्कि आपके ही डर को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। न कोई गुस्सा, न चीख, न हिंसा, बस एक वाक्य, तुम ये जॉब खो सकते हो। अगर वो चला गया तो तुम्हें रिजेक्शन से डर नहीं लगता, और बस दिमाग खुद घुटनों पर आ जाता है। यह है फियर करेंसी इफेक्ट, जहां डर एक सटल ट्रांजैक्शन बन जाता है, जिसे सुनकर तुम चुप हो जाते हो, झुक जाते हो, मान जाते हो। इस सिस्टम में डर खर्च नहीं होता, वो इन्वेस्ट किया जाता है, और जितना ज्यादा कोई इंसान डर फैला सकता है, उतना ज्यादा वो पावर इकट्ठा करता है। असल में ये ट्रिक हमारे ब्रेन के डिजाइन में ही बसी है। एमिगडाला, दिमाग का वह हिस्सा जो थ्रेट डिटेक्ट करता है, वो फियर स्टिमुलस पर बाकी सभी रीजनिंग सेंटर्स से तेज रिएक्ट करता है। इसलिए जब भी डर ट्रिगर होता है, हम सोचते नहीं, हम मानते हैं, हम पूछते नहीं, हम ओबे करते हैं। मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी इसे एमिगडाला हाईजैक कहती है, जब इंटेंस इमोशन आपकी रैशनल थिंकिंग पर कब्जा कर ले, और जो लोग इसे समझते हैं वो इसे यूज करते हैं बड़ी खामोशी से। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई ब्रांड, कोई सिस्टम बार बार आपको सटली ये दिखाए कि आप वल्नरेबल हो सकते हैं, कि आपके पास लूज करने को बहुत कुछ है और बस वो ही है जो आपको बचा सकता है, तो क्या आप सच में सोच रहे हैं या बस एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहे हैं? फियर करेंसी इफेक्ट के सबसे साफ निशान मिलते हैं टॉक्सिक डायनामिक्स में। जैसे कोई पार्टनर कहे, अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा, या कोई गुरु टाइप फिगर बोले, बिना मेरे गाइडेंस के तुम भटक जाओगे। ये सिर्फ बात नहीं, ये ट्रांजैक्शन है। एक इमोशन लिया गया, एम्प्लीफाई किया गया, और उसके बदले कंट्रोल लिया गया। और ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, गवर्नमेंट्स, एडवर्टाइजिंग, इवन पेरेंटिंग, सब कहीं ना कहीं इस करेंसी को यूज करते हैं। अगर तुमने इंश्योरेंस नहीं लिया तो, अगर बच्चा पीछे रह गया तो, अगर तुम सिस्टम के खिलाफ गए तो, हर जगह डर की सुबटल खरीद बिक्री चल रही है। एक डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट, 1971, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। पार्टिसिपेंट्स को जेलर और प्रिजनर रोल्स में रखा गया। सिर्फ 6 दिन में पावर होल्डिंग पार्टिसिपेंट्स ने एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन शुरू कर दी। फियर, ह्यूमिलिएशन, आइसोलेशन। रिजल्ट, प्रिजनर्स ने खुद को हेल्पलेस मान लिया, बिना रियल डेंजर के। फियर वॉज ट्रेडेड फॉर कंप्लायंस। अब फ्रिंज साइकोलॉजी की बात करें, कुछ शैडोवी परसुएजन कोचेस फियर सीडिंग सिखाते हैं, अ डार्क एनएलपी टेक्निक, जहां आप किसी के माइंड में छोटा सा डाउट बोते हो और फिर खुद को उस डाउट का सॉल्यूशन बनाकर पेश करते हो। जैसे, तुम्हें कभी लगा है कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, और फिर धीरे धीरे वो पैरानोया ग्रो होता है और मैनिपुलेटर प्रोटेक्टर बनकर सामने आता है। सबसे अंधेरा हिस्सा, ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि वो डर उन्होंने नहीं, किसी और ने बोया था। और यही है फियर करेंसी इफेक्ट की सबसे खामोश ताकत। जब इंसान को लगे कि उसकी चिंता उसकी है, मगर असल में वो सिर्फ किसी और की वॉइस को इंटरनलाइज कर रहा है। अब सोचो, रात को जब तुम सोने जाते हो और तुम्हारा माइंड एक सटल एंग्जाइटी में जागता है, जॉब, रिजेक्शन, लॉस, लोनलीनेस, क्या वो सच में तुम्हारी सोच है या किसी और की प्लांटेड चिंता? क्या तुम हर डिसीजन, हर सैक्रिफाइस अपनी चॉइस से कर रहे हो, या किसी इनविजिबल इकोनॉमी का हिस्सा हो जहां तुम्हारा फियर किसी और का प्रॉफिट बन गया है?
इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत उस चीज की होती है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता होती है। और जिस दिन किसी ने तुम्हारे डर की कीमत लगा दी, उस दिन से वो तुम्हें फ्री नहीं देखेगा। वो तुम्हें एंग्शियस, डाउटफुल, डिपेंडेंट देखेगा। क्योंकि अगर तुम डरते रहो तो वो कमा सकता है। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या खो सकते हो, सवाल ये है, क्या तुम्हारा डर भी तुम्हारा है, या किसी और ने तुम्हारी चिंता को अपने कंट्रोल में कन्वर्ट कर लिया है। 4. द पैराडॉक्स ऑफ काइंड क्रूल्टी। कुछ जख्म दर्द नहीं देते क्योंकि उन्हें मुस्कुराहट में लपेटा गया होता है। कभी किसी ने तुमसे इतना अच्छा व्यवहार किया कि तुम उसका इरादा कभी समझ ही नहीं पाए। द पैराडॉक्स ऑफ काइंड क्रूल्टी, एक ऐसी मानसिक चाल जहां सबसे गहरी चोटें सबसे नरम लहजे में दी जाती हैं। ये कोई चिल्लाकर कंट्रोल करने वाला अब्यूज नहीं होता। ये वो होता है जहां आई एम डूइंग दिस फॉर योर ओन गुड एक जादुई मंत्र बन जाता है जो तुम्हारी समझ को बांध लेता है। धीरे धीरे तुम हर चोट को केयर समझने लगते हो। ये पैराडॉक्स इसीलिए काम करता है क्योंकि इंसान की सबसे प्राइमल क्रेविंग है कनेक्शन, अप्रूवल, बिलोंगिंग। और जब ये चीजें किसी काइंड इंसान से मिलती हैं, भले ही वो व्यक्ति तुम्हें सटली कंट्रोल कर रहा हो, मैनिपुलेट कर रहा हो, तब भी तुम उसे छोड़ नहीं पाते। यही है काइंड क्रूल्टी, जहां काइंडनेस वेपन बन जाती है और क्रूल्टी डिस्गाइज्ड होती है। इमेजिन एक रिलेशनशिप जहां पार्टनर हर बार आपको गिल्ट के साथ कन्विंस करता है, मैंने तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूं। तुम्हें मेरी केयर कभी महसूस ही नहीं होती। अब बाहर से देखो तो यह कंसर्न लगता है, मगर अंदर से यह इमोशनल डिस्टॉर्शन है। इट्स कंट्रोल रैप्ड इन सॉफ्टनेस। मेनस्ट्रीम साइकोलॉजी इसे कोवर्ट अब्यूज कहती है, जिसमें मैनिपुलेशन लाउड नहीं बट लिंग्विस्टिकली जेंटल होती है। नो शाउटिंग, नो विजिबल स्कार्स, सिर्फ स्लोली इरोडेड आइडेंटिटी। इस टेक्निक का फाउंडेशन है कॉग्निटिव डिसोनेंस और इमोशनल डिपेंडेंसी। विक्टिम को लगता है कि जो इंसान उसे हर्ट कर रहा है वही अकेला है जो उसे समझता है, एंड दैट मेक्स द पेन परमिसिबल, इवन जस्टिफाइबल। अब इस पैराडॉक्स का डार्क यूज होता है हर जगह, मैनिपुलेटिव पेरेंटिंग में, कंट्रोलिंग फ्रेंडशिप्स में, इवन कल्ट लीडर्स और कैरिज्मेटिक बॉसेस में। वन मोमेंट वो तुम्हें प्रेज करते हैं, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी पोटेंशियल बहुत बड़ी है, और अगले ही पल मगर तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है, तुम खुद को रूइन कर रहे हो। एंड यू लिसन बिकॉज इट साउंड्स लाइक ट्रूथ स्पोकन विद कंसर्न। येल की एक फेमस स्टडी द डबल बाइंड थियरी बताती है, जब कोई इंसान बार बार मिक्स्ड सिग्नल्स देता है, लव के साथ क्रिटिसिज्म, केयर के साथ ब्लेम, तो माइंड कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है, और इस कंफ्यूजन में व्यक्ति अपनी परसेप्शन पर भरोसा खो देता है। अब सोचिए, जब किसी का टोन हमेशा काल्म हो, जेस्चर्स केयरिंग हो, मगर वर्ड्स स्लोली अंडरमाइन करें, तो आपका माइंड किस पर विश्वास करेगा, टोन पर या ट्रूथ पर? काइंड क्रूल्टी की सबसे खतरनाक बात यही है, ये बाउंड्रीज नहीं तोड़ती, ये उन्हें ब्लर कर देती है, ताकि जब आपको इमोशनल पेन हो आप खुद पर शक करें, न कि उस व्यक्ति पर। और फिर आप सोचने लगते हैं, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद इसमें मेरी ही गलती है, शायद यही केयर होती है, टफ लव। एंड दिस इंटरनल डायलॉग बिकम्स अ केज, जिसे किसी ने प्यार की चाबी से बंद किया है। फ्रिंज साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नर्चर्ड डिपेंडेंस, जहां आप उस इंसान पर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं जो आपको सटली ब्रेक कर रहा है। रियल लाइफ कल्ट्स में भी यही डायनामिक होता है। गुरु आपको अपलिफ्ट करता है, फिर शैटर करता है, ताकि आप उसी के पास लौटो बार बार, हीलिंग की उम्मीद में, जो कभी पूरी नहीं होती। अब आप पूछेंगे, अगर सामने वाला अच्छा लग रहा है तो पहचाने कैसे? जवाब सीधा नहीं, मगर इतना जान लो, अगर कोई व्यक्ति आपको हमेशा कमजोर दिखाता है, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना चाहिए,
तुम मेरे बिना टूट जाओगे, तो ये काइंडनेस नहीं, ये साइकोलॉजिकल टेदर है। असली केयर तुम्हें एम्पावर करती है, श्रिंक नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारे डिसीजंस किसी और की सटल अप्रूवल पर डिपेंड करने लगे, तो क्या तुम अब भी अपने हो, या तुम बस किसी की काइंड क्रूअल्टी का प्रोडक्ट बन गए हो? द पैराडॉक्स इज क्रूअल बिकॉज इट डज फील लाइक लव, लाइक हेल्प, लाइक सेफ्टी, until it doesn't. Mind control rarely looks like control. कभी कभी वो प्यार जैसा दिखता है और धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे ही अगेंस्ट कर देता है। अब सवाल उठता है, अगर किसी ने तुम्हें इतनी सॉफ्ट आवाज में रोक दिया कि तुम उसे ना भी नहीं कह पाए, तो क्या वो हिंसा नहीं थी? या हम सिर्फ चीख को ही हिंसा समझते हैं? और अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब किसी और की परमिशन पर डिपेंड करता है, तो क्या तुम सच में आजाद हो? 5. द फैंटम गिल्ट सिंड्रोम। कुछ अपराध बोध इंसान खुद नहीं बनाता, वो दिया जाता है धीरे धीरे, बिन सबूत, बिन गलती, फिर भी पूरी सजा के साथ। ये है द फैंटम गिल्ट सिंड्रोम, एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन जहां इंसान उस बोझ को ढोता है जो कभी उसका था ही नहीं। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुमने किसी को हर्ट किया, बिना समझे कि कब, कैसे, क्यों? या शायद तुम्हें सिर्फ ये फील कराया गया कि तुम हमेशा कुछ कम कर रहे हो, कम देने वाले, कम समझने वाले, कम लॉयल। फिर भी तुम सॉरी बोलते हो, फिर भी तुम फिक्स करने की कोशिश करते हो, फिर भी तुम अंदर से गिल्टी हो। ये गिल्ट असली नहीं होता, मगर इसका असर असली से भी ज्यादा गहरा होता है। वेलकम टू फैंटम गिल्ट, एक ऐसा गिल्ट जो पैदा नहीं होता बल्कि इम्प्लांट किया जाता है। सीन सोचो, एक मां जो हर बार सटली ये जताती है, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। या वो दोस्त जो कैजुअली कहता है, अब तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। या वो पार्टनर जो चुप हो जाता है ताकि तुम खुद ही टेंशन और गिल्ट से भर जाओ। These aren't confrontations, ये साइलेंट मैनिपुलेशंस हैं जो तुम्हारे अंदर एक हॉलो गिल्ट ट्रिगर कर देती हैं। मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी इसे प्रोजेक्टेड गिल्ट कहती है। जब कोई अपनी इनसिक्योरिटीज या इमोशनल नीड्स को इस तरह तुम पर रिफ्लेक्ट करता है कि तुम्हें लगे गलती तुम्हारी है। फिर आता है सबसे टॉक्सिक फेज, ओवर कॉम्पेंसेशन। अब तुम हर बात में माफी मांगते हो, हर इमोशन एक्सप्लेन करते हो, हर साइलेंस भरने की कोशिश करते हो, जैसे तुम्हारा होना ही कोई गुनाह हो। और यही है फैंटम गिल्ट का कोर पैटर्न। इट रिवायर्स योर आइडेंटिटी। तुम धीरे धीरे ऐसे इंसान बन जाते हो जो खुद को वैलिडेट नहीं कर पाता जब तक कोई और अप्रूवल ना दे। अब इमेजिन करो, अगर कोई इंसान ये गिल्ट बार बार रीइंफोर्स करे ताकि तुम फिक्सर मोड में रहो, तो क्या वो तुम्हें इमोशनली कंट्रोल नहीं कर रहा? फ्रिंज साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोटिव एंकरिंग, जहां गिल्ट को एंकर किया जाता है किसी स्पेसिफिक इमोशन से, जैसे केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या लॉयल्टी। जैसे ही तुम थोड़ी असर्टिवनेस दिखाते हो, ट्रिगर एक्टिव होता है, तुम सेल्फिश हो रहे हो, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है और गिल्ट तुम्हें पीछे खींचता है। अब ये सिंड्रोम केवल पर्सनल रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं। थिंक कॉर्पोरेट बॉसेस हु से हम तुम्हें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और तुम छुट्टी की बात कर रहे हो, या स्पिरिचुअल लीडर्स जो सटली गिल्ट ट्रिगर करते हैं, तुम्हारा डाउट दिखाता है कि तुम्हारा फेथ कमजोर है, या टीचर्स जो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं और तुम सीरियस नहीं हो। हर गिल्ट अ फैंटम प्लांटेड सीड जो तुम्हारी ऑटोनॉमी को स्लोली इरोड करता है। अब सवाल ये नहीं कि तुमने क्या किया, सवाल ये है, क्या तुम्हें बस फील कराया गया कि तुमने कुछ गलत किया? फैंटम गिल्ट कभी प्रूफ नहीं देता, ये सिर्फ फीलिंग देता है और इंसान उस फीलिंग को रियलिटी मान लेता है। इसीलिए ये सिंड्रोम इतना खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे ही अगेंस्ट कर देता है। जैसे कोई आवाज तुम्हारे अंदर विस्पर करती है,
शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, शायद मैं उन्हें डिजर्व नहीं करता, शायद ये सब मेरी ही गलती है, और तुम उस आवाज को अपनी सोच मान लेते हो। अब कल्पना करो, अगर ये गिल्ट सोते हुए भी एक्टिव रहे, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस भी यह महसूस करे कि कुछ ठीक नहीं है बिना जाने कि क्या, तो क्या तुम सच में आराम कर रहे हो या बस एक क्वाइट पनिशमेंट झेल रहे हो? Phantom guilt doesn't let you sleep because it convinces you that you don't deserve peace. और अगर कोई गिल्ट इम्प्लांट कर सकता है तो वो तुम्हारी रिएक्शंस, चॉइसेस और आइडेंटिटी भी कंट्रोल कर सकता है। Because guilt is sticky. ये तुम्हारे डिसीजंस को डिस्टॉर्ट करता है ताकि तुम कॉन्स्टेंटली दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहो, खुद को खोकर। अब अंत में सिर्फ एक सवाल, अगर तुम हर बार माफी मांगते हो बिना जाने कि गलती क्या थी, तो तुम किससे लड़ रहे हो? दूसरे से या खुद से? 6. द कंप्लायंस पैराडॉक्स। कुछ लोग विरोध नहीं करते क्योंकि उन्होंने हार मान ली है, और कुछ लोग विरोध नहीं करते क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि ये वही चुनाव है जो उन्होंने किया। द कंप्लायंस पैराडॉक्स एक ऐसी साइकोलॉजिकल इल्यूजन जहां इंसान धीरे धीरे शांत तरीके से अपनी ही मर्जी से किसी और के इशारे पर चलने लगता है। ये कंट्रोल जबरदस्ती का नहीं होता, ये स्वीकृति का होता है, और यही बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें आदेश दे तो तुम विरोध करोगे, मगर अगर कोई तुमसे बार बार सटली पूछे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना, मैं तो बस सुझाव दे रहा हूं, ये करना अल्टीमेटली तुम्हारे लिए ही बेटर होगा, तो क्या तुम अब भी उसे कमांड मानोगे या अपनी चॉइस समझोगे? यहीं से शुरू होता है द कंप्लायंस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स उस फ्रैजाइल इल्यूजन को जन्म देता है कि हम अब भी कंट्रोल में हैं, जबकि धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग शिफ्ट हो चुकी होती है। मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी इसे इंटरनलाइज्ड ओबीडियंस कहती है, जहां रिपीटेड एक्सपोजर और सटल प्रेशर के जरिए कोई इंसान एक्सटर्नली इम्पोज्ड आइडियाज को इंटरनली एक्सेप्ट कर लेता है। रिजल्ट, वो अब खुद को मैनिपुलेटेड महसूस नहीं करता, वो उसे अपना पर्सपेक्टिव मानने लगता है। एक डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट इस पैराडॉक्स को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। 1961 मिलग्राम ओबीडियंस स्टडी। पार्टिसिपेंट्स को कहा गया, एक आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक्स दो हर बार जब वह गलत जवाब दे। हर शॉक बढ़ता गया और पार्टिसिपेंट्स अनकंफर्टेबल होते रहे, मगर कंप्लायंस करते रहे, क्योंकि एक calm, authoritative voice उन्हें बस ये कह रही थी, Please continue. No shouting, no threats, just structured politeness, and people kept hurting others because they were told, You're just doing your part. That's the paradox. जब कंट्रोल सॉफ्ट होता है, हम उसे पहचानते नहीं, हम उसे जस्टिफाई करते हैं। अब सोचो, अगर कोई रिपीटेडली तुम्हें कन्विंस करे कि तुम्हारे बिना मैं कंप्लीट नहीं हूं, तुम्हारा सैक्रिफाइस इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना रहा है, तुम्हारी साइलेंस ही मैच्योरिटी की निशानी है, तो एक समय के बाद तुम ये सोचने लगते हो, शायद सही यही है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, और तुम कंप्लाई करने लगते हो शांति से। फ्रिंज साइकोलॉजी इसे कहती है कंसेंट कंडीशनिंग, जहां रिपीटेड इमोशनल नजेस के जरिए किसी इंसान के बाउंड्रीज को इस तरह मोल्ड किया जाता है कि वो खुद कहे, हाँ मैं तैयार हूं, जबकि असल में वो कभी तैयार था ही नहीं। अब ये कंप्लायंस हर जगह दिखता है, रिलीजियस कल्ट्स, मैनिपुलेटिव मैनेजर्स, इवन लव बॉम्बिंग रिलेशनशिप्स में, जहां पहले आपको एडमायर किया जाता है, फिर स्लोली एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई जाती हैं, और फिर इमोशनल गिल्ट के जरिए आपसे वो सब करवाया जाता है जिसे आपने कभी कॉन्शियसली चुना ही नहीं था। कंप्लायंस पैराडॉक्स की असली ताकत ये है कि ये आपको रिबेल करने का रीजन ही नहीं देती। कोई फाइट नहीं, कोई ट्रिगर नहीं, बस सॉफ्ट सबमिशन, जैसे धीरे धीरे कोई दरवाजा बंद हो और आपको लगे कि आप खुद ही उसे बंद कर रहे हैं।
अब सोचिए, अगर किसी ने आपकी डिसीजंस, बाउंड्रीज और डिजायर्स को इतना सॉफ्टली शिफ्ट कर दिया कि आपको अब भी लगता है ये मेरा ही फैसला है, तो क्या वो मैनिपुलेशन नहीं है? या क्या मैनिपुलेशन सिर्फ तब होती है जब हमें जोर से धक्का लगे? Philosophically, this paradox raises a disturbing question. Is obedience ever truly voluntary? या हम बस उस वर्जन को प्रिफर करते हैं जो ज्यादा कंफर्ट देता है, चाहे वो कंफर्ट कंट्रोल से ही क्यों ना आया हो? कंप्लायंस पैराडॉक्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह गिल्ट फ्री मैनिपुलेशन है, क्योंकि सामने वाला कह सकता है, मैंने तो बस सुझाव दिया था, तुम्ही ने कहा था कि तुम कंफर्टेबल हो, और तुम कह नहीं सकते कि उन्होंने मजबूर किया, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने नहीं किया, बट इंटरनली यू नो समथिंग वाज टेकन। अब सोचो, अगर ये कंप्लायंस तुम्हारे विचारों में उतर जाए, अगर रात को तुम कोई डिसीजन सोचो और तुम्हें यह महसूस ना हो कि उस थॉट की जड़ तुम्हारी नहीं, किसी और की प्लांटेड बिलीफ थी, तो क्या तुम अब भी अपने हो? 7th, माइंड स्ट्रिंगिंग, साइकोलॉजिकल पपेट्री। कुछ लोग तुम्हारी सोच नहीं बदलते, वो बस तुम्हारे अंदर ऐसे सवाल बिठा देते हैं कि तुम खुद सोच बदलने पर मजबूर हो जाओ। इसे कहते हैं माइंड स्ट्रिंगिंग, एक साइकोलॉजिकल पपेट्री, जहां धागे तुम्हारे मन में बंधे होते हैं मगर उंगलियां किसी और की होती हैं। इसमें ना झोर होता है ना शोर, बस धीरे धीरे तुम्हारा परसेप्शन बेंड होने लगता है ताकि तुम वही चाहो जो वो चाहते हैं। और हैरानी की बात, तुम्हें लगे यह सब तुम्हारा ही विचार था। माइंड स्ट्रिंगिंग कोई एक टेक्निक नहीं है, यह सटल क्यूज, रिपीटिशन, इमोशनल प्राइमिंग और आइडेंटिटी इरोजन का एक लेटल कॉकटेल है। सीन सोचो, एक आदमी बैठा है कमरे में, उससे कहा जाता है, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम दूसरों के लिए कितने मुश्किल हो सकते हो? बस एक सवाल, कोई आरोप नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन वो सवाल अब उसके सबकॉन्शियस में घुंघरू की तरह बजता रहता है। हर बार जब वो अपने लिए खड़ा होता है, वो पॉज करता है, शायद मैं फिर मुश्किल बन रहा हूं। माइंड स्ट्रिंगिंग बिगिंस देयर, जब आप सोचने लगते हैं कि आपके विचार भी शायद आपके नहीं हैं। मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी इसे थॉट सीडिंग कहती है, जहां स्ट्रेटेजिकली कुछ आइडियाज बार बार इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, नॉट एज फैक्ट्स बट एज डाउट्स। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी मेमोरी उतनी रिलायबल नहीं रही? तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो? मे बी यू जस्ट मिसअंडरस्टूड। हर सवाल एक स्ट्रिंग बनता है जो धीरे धीरे आपके रीजनिंग को रीडिफाइन करता है। इस पपेट्री में आवाज सामने वाले की नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर तुम्हारी अपनी आवाज बदल जाती है। फ्रिंज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में इसे कहते हैं इंटरनल एको प्रोग्रामिंग, जहां मैनिपुलेटर कुछ की फ्रेजेस, इमोशनल टोन्स और बिहेवियरल क्यूज इतने रिपीट करता है कि इवेंचुअली आपका माइंड वो पैटर्न्स अडॉप्ट कर लेता है एज डिफॉल्ट। एक एक्सपेरिमेंट 1999 में किया गया। पार्टिसिपेंट्स को कुछ न्यूट्रल शब्द रिपीटेडली सुनाए गए, फ्रेजाइल, बर्डन, फॉल्ट। फिर उन्हें एक अनरिलेटेड मॉरल डिलेमा दिया गया। जो लोग ये शब्द सुन चुके थे, उन्होंने ज्यादा गिल्ट, ज्यादा हेजिटेशन और कम असर्टिवनेस दिखाया। इट्स रियल, वर्ड्स प्लांट इमोशंस एंड इमोशंस पुल स्ट्रिंग्स। अब जरा महसूस करो, अगर कोई तुम्हारे इमोशंस को कैलिब्रेट कर सकता है ताकि तुम वही फील करो जो वो चाहते हैं, तो तुम्हारे डिसीजंस, रिएक्शंस और थॉट्स कितने अपने रह जाते हैं। माइंड स्ट्रिंगिंग का सबसे रिफाइंड वर्जन इमोशनल मिररिंग में दिखता है। वो तुम्हारी वाइब पकड़ते हैं, तुम्हारे फियर्स एम्पलीफाई करते हैं और फिर सॉल्यूशन बनकर सामने आते हैं। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें पूरी तरह समझता नहीं, तुम बहुत एग्जॉस्टेड लगते हो, किसी ने तुम्हारे पेन को वैलिडेट नहीं किया। अब जब तुम वल्नरेबल होते हो, तब वही पपेट मास्टर तुम्हारे अंदर कंफर्ट का इल्यूजन डालता है और तुम धीरे धीरे उससे जुड़ते हो, उसके आइडियाज से,
उसके वर्ल्ड व्यू से, और धीरे धीरे तुम्हारी सोच अब तुम नहीं हो। नाउ द रियल क्वेश्चन, किसी को अपना मन दे देना, क्या वो इंटीमेसी है या सरेंडर? माइंड स्ट्रिंगिंग एथिकल ग्रे जोन में ऑपरेट करता है। कोचेस, गुरुज, कल्ट लीडर्स, टॉक्सिक पार्टनर्स सब इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर अलग अलग भाषाओं में। कोई इसे गाइडेंस कहता है, कोई हीलिंग, कोई लॉयल्टी टेस्ट, मगर अंदर की मशीनरी वही होती है, कंट्रोल, एक मुस्कुराती हुई मास्क के साथ। एक और लेयर जुड़ती है जब ये पपेट्री रिवर्स गिल्ट से पैर होती है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा तो शायद तुम्हारे अंदर कुछ ठीक नहीं। तुम्हारी ग्रोथ के लिए ही तो कहा था। अब आप विरोध नहीं करते, क्योंकि विरोध अनग्रेटफुल लगने लगता है। That's when strings become invisible and the puppet dances, smiling. अब सोचिए, अगर कोई इंसान आपके वर्ड्स, डाउट्स, डिजायर्स को पहले से एंटिसिपेट करे और उसी एंटिसिपेशन के जरिए आपको गाइड करे, तो क्या आप उसे ट्रस्ट करेंगे या फियर? अब सोचिए, रात के सन्नाटे में जब आपकी कॉन्शियस माइंड धीमी हो जाती है और सबकॉन्शियस ज्यादा खुल जाता है, क्या तब भी ये धागे एक्टिव रहते हैं? What if your dreams are not just yours anymore? What if even your fears were fed to you, like breadcrumbs on a dark path? Mind control sounds dramatic, until you realize the puppet never felt the strings. बस इतना याद रखो, जब कोई तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, बिना ये कहे कि क्या सोचना है, तो शायद तुम अभी भी पपेट हो, बस तुम्हें धागे दिखाई नहीं दे रहे। Mind stringing doesn't scream. It whispers, it repeats, and then it becomes your own voice. अब सोचो, तुम्हारे अंदर जो कुछ कहता है, वो कौन है? 8. The benevolent trap. कुछ जाल कांटों से नहीं, फूलों से बने होते हैं। कभी कभी सबसे मीठी बातें सबसे गहरी कैद बन जाती हैं। ये है The benevolent trap. एक ऐसी साइकोलॉजिकल इल्यूजन जहां कोई तुम्हें इंटेंशनली हर्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हें इतनी केयर देता है कि तुम कभी सवाल ही नहीं उठा पाते। मैनिपुलेशन डिस्गाइज्ड एज काइंडनेस, कंट्रोल डिस्गाइज्ड एज केयर। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, तुम्हें यह ट्रैप कभी ट्रैप लगता ही नहीं, क्योंकि इसमें चीख नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे लिए कहा गया। हर वो काम होता है जो बाउंड्रीज को क्वाइटली डिसॉल्व कर देता है। सोचो, एक मां जो हर बार सटली गिल्ट दिलाती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तुम थोड़ी सी बात भी नहीं सुन सकते। या वो पार्टनर जो कहता है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद नहीं। या वो मेंटोर जो सॉफ्टली समझाता है, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं, दुनिया तुम्हारे जैसी मासूमियत नहीं समझती। इन सबके कॉमन वर्ड्स, कंसर्न, प्रोटेक्शन, लव, मगर भीतर एक इनविजिबल एक्सपेक्टेशन। अब तुम्हें वैसे ही एक्ट करना होगा जैसे उन्हें ठीक लगे। दिस इज द बेनेवलेंट ट्रैप। मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी इसे प्रोटेक्टिव गैसलाइटिंग और कोडिपेंडेंट कंट्रोल की बाउंड्री पर रखती है। जब किसी की मदद इस हद तक पर्सनल हो जाती है कि वो तुम्हारी ऑटोनॉमी को क्वाइटली इरेज कर देती है। फ्रिंज साइकोलॉजी इसे कहती है डिस्गाइज्ड डोमिनेशन, जहां अफेक्शन इमोशनल डिपेंडेंसी का रूप ले लेती है, ताकि इंसान रिबेल न करे, क्योंकि उसे लगता है मुझे ये सब प्यार से मिल रहा है। अब जरा सोचो, अगर कोई इंसान हर बार तुम्हारी जगह डिसीजंस ले, हर बार कहे कि मैं बेटर जानता हूं व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, तो धीरे धीरे तुम क्या बनते हो? अ ग्रेटफुल प्रिजनर। बेनेवलेंट ट्रैप का सबसे डेंजरस वेपन होता है अनक्वेश्चनेबल इंटेंशन, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि जिसने तुम्हारे लिए इतना किया है वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। बट केयर इजंट ऑलवेज क्लीन। कुछ केयर में एजेंडा छुपा होता है, बिलोंगिंग, ओबीडियंस या वैलिडेशन की फॉर्म में। थिंक कल्ट लीडर्स हु लव बॉम्ब देयर फॉलोअर्स। थिंक टीचर्स हु शेम यू सॉफ्टली फॉर योर ओन गुड। Think friends who only worry but always disapprove of your growth.
now. Imagine this emotional trap getting tied to your self-worth. तुम अच्छे इंसान तभी हो जब तुम उन्हें डिसअपॉइंट ना करो। अब तुम रिबेल नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है गलती मेरी है, वो तो बस मुझे बचा रहे हैं। The benevolent trap doesn't restrict you with rules. It conditions you with love. क्योंकि अगर केज में मिठास भर दी जाए तो परिंदे को लगता है यही उसका आसमान है। अब साइकोलॉजी में एक डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट याद आता है, द लर्न्ड हेल्पलेसनेस स्टडी, सेलिगमन 1967। डॉग्स को एक सिचुएशन में रखा गया जहां चाहे वो कुछ भी करें शॉक्स आते रहे। धीरे धीरे उन्होंने ट्राई करना ही छोड़ दिया। उन्हें लगा इससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं। अब यही होता है बेनेवोलेंट ट्रैप में। जब हर टाइम तुम्हारा डिसेंट मीट होता है गिल्ट, केयर एंड सैडनेस से, तो तुम ट्राई करना ही छोड़ देते हो। यू स्टॉप आर्ग्यूइंग, यू स्टॉप असर्टिंग, यू स्टॉप एग्जिस्टिंग आउटसाइड देयर अप्रूवल, बिकॉज एवरी एक्ट ऑफ फ्रीडम बिकम्स एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हें आजादी चाहिए, सवाल ये है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम आजाद हो? और अगर ट्रैप मीठा है तो क्या वो कम ट्रैप हो जाता है, या शायद यही उसकी सबसे खतरनाक क्वालिटी है? अब सोचो, अगर कोई तुम्हारे सबकॉन्शियस को यह सिखा दे कि सुरक्षित वही है जो वो अप्रूव करे, सही वही है जो उन्हें अच्छा लगे, प्यार का मतलब है तुम्हारी मौलिकता छोड़ना, तो क्या तुम अब भी अपनी सोच के मालिक हो? What if you're not in a relationship, but in a carefully constructed loop of gratitude and fear? What if the voice that says, "Don't hurt them, they love you," is the same voice that silently shuts your autonomy? Now imagine, ये ट्रैप तुम्हारे ड्रीम्स में भी आए, जहां तुम किसी को हर्ट करने से डरते हो, जहां तुम्हें हर डिसीजन से पहले उनके चेहरे का रिएक्शन याद आता है। That's not love. That's behavioral encoding. Mind control rarely screams. Sometimes it hugs. और benevolent trap हमेशा पेन से नहीं डराता, वो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट से डराता है। एक आखिरी सवाल, अगर कोई तुम्हारी जिंदगी का हर रास्ता तुम्हारे लिए साफ करता जाए, तो क्या वो तुम्हें गाइड कर रहा है, या तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन क्वाइटली खींच रहा है? 9. इमोशनल टाइम बॉम्बिंग। कुछ जज्बात उसी वक्त नहीं फटते, वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर टिक टिक करते रहते हैं, बिल्कुल किसी टाइम बम की तरह जो तुम्हारी ही सोच से एक्टिवेट होता है। इसे कहते हैं इमोशनल टाइम बॉम्बिंग। एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन जो सीधे तुम्हारी इमोशनल मेमोरी में छिपा दिया जाता है, ताकि वो बाद में जब तुम सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो, खुद ब खुद एक्सप्लोड हो जाए। मैनिपुलेशन की ये फॉर्म अक्सर इतनी छुपी होती है कि जब असर शुरू होता है तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये बम किसी और ने प्लांटेड किया था। सोचो, किसी ने तुमसे एक दिन कैजुअली कह दिया, तुम जब भी किसी से इमोशनली जुड़ते हो वो तुम्हें छोड़ देता है। बात वहीं खत्म हो गई, मगर वो लाइन अब तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। टाइम पासेस, तुम किसी नए इंसान से इमोशनली जुड़ते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दिन जब कोई छोटी सी बात होती है, डिले इन रिप्लाई, मिसकम्युनिकेशन, थोड़ा डिस्टेंस, वो पुरानी लाइन एक्टिवेट हो जाती है। सी अगेन, दे लीव। और अब पैनिक शुरू होता है, फाइट, फियर, ओवरथिंकिंग, एंड बूम, द इमोशनल बॉम्ब गोज ऑफ। नॉट इन देम, इन यू। यही है इमोशनल टाइम बमिंग। मुख्यधारा मनोविज्ञान इसे कहती है देर से शुरू होने वाली भावनात्मक ट्रिगरिंग और प्राइम्ड वुल्नरेबिलिटी। लेकिन फ्रिंज मैनिपुलेशन सर्कल्स में ये एक डिलिबरेट टैक्टिक है, जहां एक प्लांटेड बिलीफ, ट्रॉमा या गिल्ट फ्यूचर में एक स्पेसिफिक इमोशनल कोलैप्स ट्रिगर करता है। इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग यू नाउ, इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग यू सो यूल सेल्फ डिस्ट्रक्ट लेटर इन अ वे दैट स्टिल बेनिफिट्स देम। अब इमेजिन करो, अगर कोई बार बार सटल वेज में तुम्हें यह कहे तुम ज्यादा इमोशनल हो, कोई तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, तुम इतने अच्छे हो कि लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, इनमें प्यार भी है,
सिंपैथी भी, मगर हिडन कोडिंग भी है। अब जब भी तुम किसी हेल्थी बाउंड्री या डिसएग्रीमेंट में पड़ते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है मे बी आई एम टू मच, शायद मैं फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहा हूं। एंड वंस अगेन द एक्सप्लोजन बिगिंस। इमोशनल टाइम बॉम्ब्स आर रेयरली रैंडम, दे आर टाइम्ड, प्लेस्ड, पर्सनलाइज्ड, और ज्यादा खतरनाक तब होते हैं जब ये गिल्ट से फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कोई कहे मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, बस एक बार तुमने हर्ट कर दिया। अब चाहे वो हर्ट एक्सीडेंटल था, मिसअंडरस्टूड था, या तुमने बाउंड्रीज रखी, अब गिल्ट तुम्हारे अंदर स्टोर हो चुका है, बट नॉट इमीडिएटली, इट वेट्स। और फिर जब अगली बार तुम असर्टिव बनते हो या किसी को ना कहते हो, वो गिल्ट अचानक एक्टिवेट होता है। यू फ्रीज, यू बैक ट्रैक, you apologize for things you haven't even done. This isn't weakness, it's conditioning. एक बार planted emotion फ्यूचर में तुमसे रिएक्शन खींच लेता है, जो उस समय उस इंसान के लिए एडवांटेज बनता है, भले वो सामने हो या ना हो। एक और सिनिस्टर लेयर तब जुड़ती है जब मैनिपुलेटर खुद डिसअपीयर कर जाता है, but their emotional bomb stays inside you. Toxic parents, manipulative lovers, charismatic mentors, they walk away, but their words stay ticking. क्योंकि इमोशनल टाइम बॉम्ब्स खुद को रिपीट करते हैं, नॉट इन मेमोरी बट इन बिहेवियर। अब आप ही सोचिए, अगर आपके अंदर प्लांटेड इमोशंस आपको बार बार उसी सेल्फ डाउट, सेम ओवर रिएक्शन और आइडेंटिकल सैबोटाज में घसीट रहे हैं, तो क्या वो अब भी आपकी फीलिंग्स हैं या मेमोरीज डिस्गाइज्ड एज इंस्टिंक्ट्स? अब एक डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट याद आता है, हार्वर्ड 2008। पार्टिसिपेंट्स को कुछ इमोशनली लोडेड स्टेटमेंट्स रिपीटेडली दिए गए, लाइक मोस्ट पीपल सीक्रेटली डिसलाइक यू, योर रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज टेम्पररी बट मास्क्ड अंडर पर्सनैलिटी एनालिसिस। 2 हफ्तों बाद जब उन्हें न्यूट्रल सिचुएशन में टेस्ट किया गया, उन्होंने ज्यादा एनेक्सिएटी, रिजेक्शन सेंसिटिविटी और सेल्फ आइसोलेशन टेंडेंसीज दिखाई। They weren't told to believe anything. They were just seeded. And seeded emotions bloom when your guard is down. अब सोचो, अगर कोई ये जानता हो कि तुम कब वीकेस्ट हो, ब्रेकअप के बाद, लॉस के बाद या रिजेक्शन के बाद, और उन्होंने पहले से इमोशनल माइंस तुम्हारे अंदर रख दी हों, तो क्या तुम अपनी कोलैप्स के लिए खुद जिम्मेदार हो या कोई और था जिसने समय रहते तुम्हारे अंदर फ्यूचर पेन इंस्टॉल कर दी? और अगर वो इंसान अब तुम्हारे पास नहीं भी है, क्या तुम अब भी उसके कंट्रोल में हो? That's the deepest cruelty of emotional time bombing. It doesn't require presence, just memory. अब एक आखिरी सवाल, अगर तुम अपनी कोई इमोशन महसूस कर रहे हो मगर उसकी शुरुआत का सोर्स याद नहीं आ रहा, तो क्या वो इमोशन वाकई तुम्हारा है या वो किसी और की प्लांटेड सैबोटाज है? माइंड कंट्रोल रेयरली कमांड्स, समटाइम्स इट जस्ट वेट्स। और जब आवाज तुम्हारी अपनी लगे तो बम फट चुका होता है। 10 रिवर्स एम्पैथी एक्सप्लॉयटेशन। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो तुम्हें अपनी तकलीफ दिखाकर तुम्हारी ही एम्पैथी को तुम्हारे खिलाफ मोड़ देते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स एम्पैथी एक्सप्लॉयटेशन, जहां सहानुभूति एक वीकनेस बन जाती है और इंसान का सबसे सुंदर गुण उसे साइकोलॉजिकल स्लेव बना देता है। क्योंकि एम्पैथी का मतलब है किसी की पीड़ा महसूस करना। मगर अगर कोई बार बार तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाए, हर बार टीयर्स को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करे, हर बार गलती करके भी विक्टिम जैसा एक्ट करे, तो एक समय के बाद तुम अपने ही इमोशंस के खिलाफ काम करने लगते हो। You stop defending yourself. You start excusing their behavior. And worst of all, you feel guilty for protecting yourself. That's the trap. That's the reversal. अब सोचो, किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में वो इंसान हर बार तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करता है, और जब तुम फाइनली सवाल उठाते हो, वो कोलैप्स हो जाता है।
मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूं, मुझे बस डर लगता है तुम्हें खोने का। अब तुम्हारे अंदर उठता है एम्पैथी, लेकिन उस एम्पैथी का डायरेक्शन बदल चुका है। अब तुम उसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर ही इमोशनल वेट डाल रहा है। दिस इज रिवर्स एक्सप्लॉयटेशन, नॉट थ्रू पावर बट थ्रू पेन। मेनस्ट्रीम साइकोलॉजी इसे कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन या विक्टिम नार्सिसिज्म कहती है, मगर फ्रिंज सर्कल्स में ये टैक्टिक एक वेपन की तरह सिखाई जाती है, स्पेशली नार्सिसिस्ट्स और सोशियोपैथ्स द्वारा, जो जानते हैं कि एम्पैथी एक इमोशनल शॉर्टकट है ट्रस्ट तक पहुंचने का। और एक बार जब वो ट्रस्ट मिल जाता है, तब वो गिल्ट के जरिए कंट्रोल शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई बार बार कहे तुम्हारी वजह से मैं अकेला महसूस करता हूं, अगर तुम मुझे छोड़ गए तो मेरा क्या होगा? नाउ इट्स नॉट अबाउट देम हर्टिंग यू, इट्स अबाउट यू हर्टिंग देम, इवन इफ ऑल यू डिड वाज ड्रॉ अ बाउंड्री। और ये रिवर्सल सबसे ज्यादा असर करता है उन लोगों पर जिनमें हाई एम्पैथी होती है, जो नेचुरली केयर टेकर्स हैं, जो दूसरों का पेन अब्सॉर्ब कर लेते हैं और अपना निग्लेक्ट कर देते हैं। रिवर्स एम्पैथी एक्सप्लॉयटेशन एक काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल है, बट मोर सटल, क्योंकि इसमें कोई डिमांड लाउड नहीं होती, बल्कि पेन सॉफ्टली परफॉर्म किया जाता है। एक साय, एक सूनी आंखें, एक ठीक हूं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ताकि सामने वाला खुद गिल्ट में आ जाए। अब एक डिस्टर्बिंग पैटर्न देखिए। एम्पैथ्स अक्सर वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो अपने ट्रॉमा को वेपन की तरह यूज करते हैं, बिकॉज मैनिपुलेटर्स कैन सेंस एम्पैथी लाइक शार्क्स स्मेल ब्लड। और फिर शुरू होता है एक साइकिल, पेन, गिल्ट, सबमिशन, रिपीट। अब सोचिए, क्या एम्पैथी एक स्ट्रेंथ है या एक रिमोट कंट्रोल जिसका बटन किसी और के हाथ में है? अब जरा डीपर लेवल पर जाइए। यह टैक्टिक रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है। वर्क प्लेसेस में कुछ लोग हमेशा हेल्पलेस बनकर प्रोजेक्ट डिले करते हैं, और जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, कहते हैं मेंटल हेल्थ बहुत डाउन चल रही थी, तुम कुछ कह भी नहीं सकते। फ्रेंडशिप्स में वो दोस्त जो हर बार तुम्हारा इमोशनल लेबर कंज्यूम करता है, बट कभी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं होता। फैमिली में वो रिश्तेदार जो हर बार सैक्रिफाइस की याद दिलाते हैं ताकि तुम उनका डिसीजन चैलेंज न कर सको। मैनिपुलेशन डजंट ऑलवेज वेयर अ विलन्स मास्क। कभी कभी वो रोता है ताकि तुम अपनी आवाज खो दो। अब एक्सपेरिमेंट की बात करें। 2001 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। रिसर्चर्स ने सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को रिपीटेड स्टोरीज सुनाई गईं जिसमें इमोशनल पेन एग्जैजरेटेड था, दूसरे को न्यूट्रल स्टोरीज। कुछ दिन बाद फर्स्ट ग्रुप ने सिग्निफिकेंटली ज्यादा कंप्लायंस दिखाया, even when it meant agreeing to things they disagreed with. Why? Because they were emotionally softened. That's the danger of empathy reversal. It makes you betray yourself just to avoid hurting someone else. अब एक सवाल उठता है, अगर एम्पैथी तुम्हें इतना मैनिपुलेट कर सकती है, तो क्या सॉल्यूशन है? क्या तुम्हें कोड बन जाना चाहिए? नहीं, but you must learn this. Empathy doesn't mean surrender. Empathy doesn't mean forgetting patterns. Empathy doesn't mean choosing them over you. Because reverse empathy exploitation works only when you forget the difference between pain and pattern. हर दुख genuine नहीं होता, हर आंसू sacred नहीं होता, हर दुखी चेहरा innocent नहीं होता. And sometimes the real victim is the one who keeps saying sorry just for protecting their peace. अब सोचिए, अगर आपकी एम्पैथी आपको बार बार उन्हीं सिचुएशंस में ले जाती है जहां आप ड्रेन्ड, गिल्टी और कंफ्यूज्ड होते हैं, तो क्या वो एम्पैथी अब भी प्योर है या किसी और का केयरफुली कोडेड स्क्रिप्ट जिसे आप फिर से परफॉर्म कर रहे हैं? Mind control isn't always forceful. Sometimes it just makes you feel like a monster for saying no. 11th, emotional quicksand.
द इल्यूजन ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो होता है जब हम सोचते हैं हम खुद को समझ रहे हैं, जब हम रातों को जाग कर खुद से सवाल करते हैं और फिर भी हर जवाब हमें और गहराई में डुबो देता है। उसे कहते हैं इमोशनल क्विकसैंड, जहां हर सेल्फ रिफ्लेक्शन एक इल्यूजन बन जाती है। तुम जितना सोचते हो उतना ही फंसते जाते हो, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, ये सेल्फ एंट्रैपमेंट होती है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल जाल जो तुम्हारी ही इमोशनल इंटेलिजेंस से बुना गया होता है। और सबसे अजीब बात, तुम्हें लगता है तुम हील कर रहे हो। इमेजिन करो तुम किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आए हो। तुम रोज सोचते हो मेरी गलती क्या थी, मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ उस इंसान की तरफ, क्या मैं ही ज्यादा इमोशनल हूं। यह सवाल जरूरी है, मगर कब? जब वो तुम्हें क्लैरिटी दें, ना कि तब जब वो तुम्हें इमोशनल सर्कल्स में फंसा दें। दैट्स द ट्रिक ऑफ इमोशनल क्विकसैंड। तुम सोचते हो कि तुम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, मगर तुम सिर्फ गिल्ट, शेम और डाउट के दलदल में उतरते जा रहे हो। और हर बार जब तुम खुद को ब्लेम करते हो, इट फील्स लाइक ग्रोथ, बिकॉज इट फील्स हार्ड, इट फील्स डीप, बट इट्स नॉट डायरेक्शन, इट्स डेप्थ विदाउट एस्केप। मुख्यधारा मनोविज्ञान इसे कहती है रुमिनेटिव सेल्फ फोकस, रिपीटेड थिंकिंग लूप्स दैट अपीयर थॉटफुल but actually reinforce negative emotional patterns। मगर डार्क साइकोलॉजी में यह टैक्टिक इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यस, आपको कोई इतना गिल्ट ट्रिप कर सकता है, इतना लुक विद इन बोल सकता है, इतना इमोशनली कंफ्यूज कर सकता है कि आप हर दर्द के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। दैट्स नॉट ग्रोथ, दैट्स गैसलाइटेड सेल्फ रिफ्लेक्शन। जैसे कोई बार बार कहे शायद तुमको अपने अंदर झांकना चाहिए। तुम्हें ट्रिगर क्यों हुआ? कहीं ना कहीं तुम ही तो इनसिक्योर हो, या फिर मैं माफी चाहता हूं कि तुम ऐसा महसूस करते हो। नोटिस किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं होती, बल्कि डिसॉल्व हो जाती है, ताकि हर ब्लेम वापस तुम्हारे अंदर घूम आए। अब तुम हीलिंग नहीं कर रहे, तुम इमोशनल क्विकसैंड में डूब रहे हो, और आयरॉनिकली तुम खुद को ही बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे तुम और डूबते जा रहे हो। इट्स लाइक अ मेज मेड ऑफ मिरर्स। हर रास्ता तुम्हें तुम्हारे अंदर ही वापस भेजता है, बिना बाहर निकलने का कोई गेट। अब कुछ डिस्टर्बिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस। 2015 की एक क्लिनिकल मेटा स्टडी में पाया गया कि हाई सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले लोग अगर प्रॉपर बाउंड्रीज और एक्सटर्नल रियलिटी चेक्स न रखें तो वो ज्यादा एंग्शियस, इनडिसाइसिव और इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। Why? Because they begin to over process pain and under trust clarity। अब जरा इस पैटर्न को देखिए। स्टेप 1, कोई इमोशनली हर्ट करता है। स्टेप 2, वो आपको सटली कहता है तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए। स्टेप 3, आप जेन्युइनली सोचते हैं कि आप मैच्योर बन रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर एंटरिंग अ सेल्फ डाउट लूप। और अब वो इंसान फ्री है, बिकॉज तुमने उसकी गलती को अपना ही इमोशनल डिफेक्ट मान लिया है। दैट्स द इल्यूजन ऑफ ग्रोथ, दैट्स इमोशनल क्विकसैंड। और ये टैक्टिक तब और भी घातक होती है जब आप नेचुरली ओवरथिंकर हो, या एम्पैथ हो, या फिर वो इंसान हो जो खुद की गलतियां जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन दूसरों की मैनिपुलेशन धीरे। अब सोचो, क्या होगा अगर किसी ने यह जान लिया कि तुम खुद पर जल्दी शक करते हो? अब उन्हें ज्यादा मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा डाउट प्लांट कर देना काफी है। बाकी का काम तुम खुद ही कर लोगे, और तुम सोचोगे मैं खुद को समझ रहा हूं, बट एक्चुअली यू आर जस्ट डिगिंग। इमोशनल क्विकसैंड तुम्हें यह फील कराता है कि तुम डेप्थ में जा रहे हो, मगर वो डेप्थ प्रोडक्टिव नहीं होती, वो एडिक्टिव होती है। अब सवाल यह नहीं है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन गलत है, सवाल यह है क्या तुम वहां से बाहर भी आ पा रहे हो, या तुम हर बार एक ही सवाल, एक ही गिल्ट, एक ही इमोशनल एको में वापस लौट आते हो। एक सच ये भी है, कुछ दर्द की वजह तुम नहीं हो, कुछ रिएक्शंस नेचुरल हैं,
कुछ बाउंड्रीज जरूरी हैं और कुछ इंसानों की गलतियां तुम्हारे सोचने से सही नहीं होंगी। अब एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हारा मन बार बार तुम्हें ही इंटेरोगेट कर रहा है, बिना किसी क्लोजर, बिना किसी रेजोल्यूशन, तो क्या वो सच में रिफ्लेक्शन है या बस एक इल्यूजन जो तुम्हें इमोशनली ट्रैप रखे हुए है? माइंड कंट्रोल डजंट ऑलवेज कम फ्रॉम आउटसाइड। कभी कभी वो तुम्हारे ही अंदर बोलता है, तुम्हारी ही आवाज में, और तब तुम खुद से बाहर निकलने की बजाय खुद में ही खो जाते हो। 12th, गैसलाइट लूपिंग। कुछ मैनिपुलेशन इतनी तेज नहीं होती कि तुम उसे पकड़ सको। वो धीमी होती है, रेंगती हुई, जैसे कोई धीमा जहर जो मीठी बातों से तुम्हारे भरोसे को गलाता है। उसे कहते हैं गैसलाइट लूपिंग। एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें विक्टिम हर बार अपनी ही परसेप्शन पर शक करता है और फिर वही शक उसे अगले मैनिपुलेशन के लिए तैयार कर देता है। यह एक बार नहीं होता, यह लूप बन जाता है, और जब तक तुम्हें यह एहसास होता है, तुम अपनी ही आंखों को ट्रस्ट करना छोड़ चुके होते हो। गैसलाइटिंग अपने आप में नया नहीं है। यह एक वेल डॉक्यूमेंटेड मैनिपुलेशन टैक्टिक है, जहां इंसान को इतनी बार उसकी ही रियलिटी पर डाउट कराया जाता है कि वो अपनी ही मेमोरी, अपनी ही इंस्टिंक्ट्स को इनवैलिड मानने लगता है। मगर जब गैसलाइटिंग लूप बन जाए, तब बात सिर्फ कंट्रोल की नहीं रहती, तब वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बन जाती है। इमेजिन करो, एक कॉन्वर्सेशन जो तुमने साफ साफ याद की है, कुछ ऐसा जो किसी ने कहा था, स्पष्टतः, शीतलतः, मगर जब तुम उसे सामना करते हो, वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारी मेमोरी शायद ठीक नहीं है। अब तुम सोचते हो, क्या सच में, क्या मैं ही बहुत संवेदनशील हूं? क्या मैंने इमेजिनेशन में कुछ जोड़ दिया? यहीं से शुरू होता है लूप का पहला सर्कल, डाउट। अब तुम्हारा दिमाग यही सोचने लगता है, शायद गलती मेरी ही थी। और तभी कुछ दिनों बाद वही इंसान एक केयरिंग, सॉफ्ट बिहेवियर दिखाता है। वो कहता है, तुम्हारा मेंटल स्टेट अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हारे लिए हूं। डोंट स्ट्रेस सो मच, यू डिजर्व पीस। नाउ यू आर कंफ्यूज्ड। वो व्यक्ति जो तुम्हारी रियलिटी को डिनाई कर रहा था, अब तुम्हारा कंफर्ट बन गया है। दिस इज लूप रीइंफोर्समेंट। तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे मानने लगता है, शायद मुझे उन्हें चाहिए ताकि मैं जमीन से जुड़ा रहूं। अब अगली बार जब वो तुम्हारे इमोशंस इनवैलिडेट करता है, तुम क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि तुम्हारी पहली इंस्टिंक्ट होती है, मे बी आई एम रॉन्ग अगेन। और ऐसे ही लूप फिर से शुरू हो जाता है। मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव डिसोनेंस साइकिल, जहां कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए माइंड अपनी ही परसेप्शन को बदलना शुरू कर देता है। मगर फ्रिंज साइकोलॉजी में गैसलाइट लूपिंग एक इंड्यूस्ड कॉग्निटिव एडिक्शन मानी जाती है। हां, एडिक्शन, क्योंकि ये लूप सिर्फ परसेप्शन डिस्टॉर्ट नहीं करता, ये इमोशनल रिलीफ का इल्यूजन भी क्रिएट करता है। यानी तुम्हें धीरे धीरे सिर्फ उसी इंसान से वैलिडेशन चाहिए होता है जो तुम्हें बार बार इनवैलिडेट कर रहा है। थिंक अबाउट इट। इमोशनल अब्यूजर्स को कभी कभी अपॉलॉजीज देने में कोई हर्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर अपॉलॉजी विक्टिम के गिल्ट को और डीप कर देती है। सॉरी तुमने ऐसा फील किया, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ बचपन में। देखो, ब्लेमिंग डिस्गाइज्ड एज एम्पैथी अब विक्टिम और गिल्ट में फंसता है, और यही गिल्ट उसे नेक्स्ट टाइम खुद को ही सस्पेक्ट करने पर मजबूर करता है। दैट्स हाउ द लूप सस्टेन्स इटसेल्फ। अब इमेजिन करो, ये लूप महीनों या सालों चले, तब विक्टिम को हर डिसएग्रीमेंट, हर डिस्कंफर्ट मेंटली सेल्फ एरर लगने लगता है। दे नो लॉन्गर थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद देम। इंस्टेड दे विस्पर टू देमसेल्व्स, समथिंग इज रॉन्ग विद मी। अब सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट सुनो। कुछ मैनिपुलेटिव लोग ये टैक्टिक जानबूझकर रिपीट करते हैं। हर गैसलाइट के बाद कंफर्ट, हर कंफ्यूजन के बाद अपॉलॉजी, हर डाउट के बाद अफेक्शन। सो
So the victim starts craving the next validation hit, like a mental Pavlovian cycle. तुम्हें लगता है ये रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, ये बस कॉम्प्लिकेटेड है, ये बस इमोशनल रोलर कोस्टर है। मगर सच ये है, तुम इमोशनल आर्किटेक्चर में फंस चुके हो जिसे किसी और ने डिजाइन किया है। अब सवाल ये उठता है, अगर हर बार तुम खुद से ही सवाल करने लगते हो, अगर हर बार तुम्हारी क्लैरिटी किसी और के बेनिफिट में डिल्यूट होती है, तो क्या ये ग्रोथ है या ये एक केयरफुली प्लेस्ड मिरर मेज है जहां हर रास्ता तुम्हें वापस उसी इंसान की तरफ मोड़ देता है जिसने तुम्हें तोड़ा? Gaslight looping doesn't break you suddenly. It erodes you, thought by thought, memory by memory. ताकि एक दिन जब तुम फाइनली अकेले सोचो, तुम्हें अपनी ही थॉट्स पे भरोसा ना हो। अब सोचो, क्या तुम अभी भी खुद को समझ रहे हो या तुम बस किसी और की प्लांटेड परसेप्शन दोहरा रहे हो, सोचकर कि ये तुम्हारा माइंड है? क्योंकि माइंड कंट्रोल कभी लाउड नहीं होता, कभी कभी वो बस धीरे से विस्पर करता है। Maybe you're just overthinking. 13. The Black Swan Manipulation Technique. कुछ घटनाएं जिंदगी भर के यकीन को एक ही पल में तोड़ सकती हैं। कुछ बातें इतनी अनहोनी होती हैं कि हमारा दिमाग उन्हें मानने से इनकार कर देता है, और फिर भी वो हो जाती हैं। उन्हें कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स, रेयर, अनप्रिडिक्टेबल, पावरफुल। और जब इन्हें जानबूझकर ट्रिगर किया जाए तो ये बन जाती है मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक टेक्निक। सोचो, तुम एक इंसान पर भरोसा करते हो, वो प्रिडिक्टेबल है, बातचीत, बर्ताव, रूटीन सब सामान्य। लेकिन एक दिन अचानक वो कुछ ऐसा करता है जो तुम्हें हिला देता है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। उस एक पल में तुम्हारे सारे असम्पशंस टूट जाते हैं। ये होता है ब्लैक स्वान मैनिपुलेशन। कोई ऐसी घटना जो इतनी आउट ऑफ पैटर्न हो, इतनी डिसरप्टिव कि तुम्हारा दिमाग उसे लॉजिकली प्रोसेस ही ना कर सके। और जब तुम प्रोसेस नहीं कर पाते, तब तुम ओपन हो जाते हो सजेशन के लिए, कंट्रोल के लिए। यह टेक्निक सीधी तुम्हारे पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम पर वार करती है। दिमाग हमेशा प्रिडिक्टेबिलिटी ढूंढता है, सेफ्टी उसी में है। लेकिन जब कोई अचानक कुछ इतना अलग कर दे कि तुम्हारा माइंड फ्रीज कर जाए, तब तुम वल्नरेबल हो जाते हो। ब्लैक स्वान मैनिपुलेशन का सबसे डिस्टर्बिंग पहलू है इसका इंटेंशनल यूज। कुछ मैनिपुलेटिव लोग इस स्ट्रेटजी को अपनी पावर डायनामिक्स में इस्तेमाल करते हैं। वो पहले एक कंसिस्टेंट और ट्रस्टवर्दी पर्सना बनाते हैं और फिर एक पल में उसे तोड़ते हैं ताकि तुम शॉक्ड रहो, कंफ्यूज्ड रहो और फिर कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। साइकोलॉजी इसे कहते हैं शॉक इंड्यूस्ड सजेस्टिबिलिटी, एक ऐसी स्थिति जहां दिमाग टेम्पोररीली हाइपर रिसेप्टिव हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब भी जो हुआ वो कैसे हुआ। नसीम निकोलस तलेब ने ब्लैक स्वान को डिस्क्राइब किया था एज एन आउटलायर इवेंट विथ मैसिव इम्पैक्ट which we rationalize in hindsight. Manipulators इस आइडिया को साइकोलॉजी में बदलते हैं। वो तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जिसे तुम बाद में जस्टिफाई करने लगते हो। शायद वो गुस्से में थे, मैंने ही कुछ कर दिया होगा, वो हमेशा ऐसे नहीं होते, देखा तुमने। ब्लैक स्वान ने तुम्हारे रियलिटी को तोड़ा और अब तुम उसे खुद ही रिपेयर करने लगे। स्टैनफोर्ड हिप्नोसिस एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि हाई इमोशनल अराउजल के समय लोग ज्यादा आसानी से सजेस्शन को एक्सेप्ट करते हैं। ब्लैक स्वान टैक्टिक्स इसी इमोशनल अराउजल को इंड्यूस करती हैं और ये टैक्टिक्स सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं होती। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कल्ट्स सब ने इसका इस्तेमाल किया है। एक शॉकिंग इवेंट, एक भयानक ट्रूथ और फिर एक कंट्रोलिंग नैरेटिव जो उस केओस को एक्सप्लेन करता है। प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, सॉल्यूशन, कंट्रोल, यही है इसका फॉर्मूला। अब जरा फ्रिंज साइकोलॉजी की तरफ चलें। कुछ साइकोलॉजिकल ऑपरेटिव्स मानते हैं कि ड्रीम स्टेट्स यानी सपनों की अवस्था ब्लैक स्वान के लिए सबसे फर्टाइल ग्राउंड होती है। एक सपना जो इतना विविड हो कि तुम उसे हकीकत मान लो, या एक नाइटमेयर जो तुम्हारे जागते वक्त के कॉन्फिडेंस को तोड़ दे। उसके बाद
जो भी मैसेज तुम सुनो वो सीधा तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में घुस जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल रिसेट थ्रू ट्रॉमा ब्लिप्स, माइक्रो ट्रॉमास जो माइंड को मोमेंटरीली रीबूट कर देते हैं और फिर कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कल्ट्स अपने फॉलोअर्स को कभी-कभी स्पिरिचुअल क्राइसिस से गुजारते हैं, या अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में अनप्रिडिक्टेबल आउटबर्स्ट्स क्यों होते हैं? क्योंकि कंफ्यूजन ब्रीड्स कंप्लायंस, और केओस के बाद माइंड किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। ब्लैक स्वान मैनिपुलेशन में सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि यह कभी-कभी इंटेंशनल नहीं होती। कोई इवेंट, कोई हादसा, कोई बिट्रेयल जो इतनी गहराई से तुम्हें हिला देता है कि उसके बाद तुम बदल जाते हो, चुपचाप, धीरे धीरे, बिना जाने। तो सवाल यह नहीं है कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम अब भी उसी रियलिटी में हो जिसमें तुम पहले थे, या किसी एक मोमेंट ने सब कुछ बदल दिया? क्योंकि माइंड कंट्रोल एक्सट्रीम लगता है जब तक कि तुम ये ना समझो कि वो शुरू हो चुका था सॉफ्टली, एक ही पल में। 14 डार्क मिररिंग। कुछ लोग तुम्हें इतने अच्छे से समझते हैं कि डर सा लगने लगता है। तुम्हारे हर शब्द पर सिर हिलाते हैं, तुम्हारे हर मजाक पर मुस्कुराते हैं, तुम्हारे हर दर्द को तुम्हारे कहे बिना महसूस कर लेते हैं। पर अगर वो तुम्हें समझ नहीं रहे हों, बल्कि बस तुम्हें दोहरा रहे हों, तो ये है डार्क मिररिंग, मन की सबसे गहरी तकनीक, जहां कोई तुम्हें इतना परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि तुम उन्हें सेफ मानने लगते हो, लेकिन असल में वो तुम्हें धीरे धीरे कंट्रोल करने लगते हैं, तुम्हारे ही इमेज का इस्तेमाल करके। तुमने नोटिस किया होगा, हम उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं जो हम जैसे लगते हैं। सेम इंटरेस्ट्स, सेम फियर्स, सेम रिदम ऑफ स्पीच। साइकोलॉजी इसे कहती है द सिमिलरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट। मैनिपुलेटर्स इसे समझते हैं और इसमें माहिर होते हैं। वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, इवन तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न तक मिरर करते हैं, ताकि तुम सबकॉन्शियसली उन्हें अपना रिफ्लेक्शन मान लो। और जैसे ही वो ट्रस्ट का गेट खुलता है, डार्क मिररिंग शुरू होता है। ये कोई इनोसेंट मिमिक्री नहीं होती, ये एक कैलकुलेटेड शैडो प्ले होता है। सबसे पहले वो तुम्हारे इमोशंस मिरर करते हैं। तुम दुखी हो, वो भी भारी हो जाते हैं। तुम खुश हो, वो भी चमकते हैं, ताकि तुम उन्हें रियल समझो। फिर वो तुम्हारे थॉट्स एको करते हैं, ताकि तुम सोचो, वाह, ये तो एग्जैक्टली वही सोचते हैं जो मैं। लेकिन वो सोचते नहीं हैं, वो अब्सॉर्ब करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। डार्क मिररिंग की जड़ें NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बांसौ में मिलती हैं, जहां मिररिंग को रिपोर्ट बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब इस टेक्निक का इस्तेमाल ट्रस्ट बनाने के बाद डोमिनेंस के लिए हो, तब ये एक शैडो वेपन बन जाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसे कहा गया है कैमेलियन इफेक्ट विथ हॉस्टाइल इंटेंट। जब कोई तुम्हारे जैसा बनकर तुम्हें ही बदलने लगता है। अब जरा सोचो, अगर कोई महीनों तक तुम्हारी हर बात, हर इमोशन मिरर करे, तो तुम कब पहचानोगे कि वो तुम जैसे हैं या बस तुम्हारा नकाब पहने हुए हैं? एक क्लासिक मैनिपुलेटिव बिहेवियर पैटर्न है आइडलाइज, मिरर, डीवैल्यू, डिस्कार्ड। शुरुआत में वो तुम्हें आइडियल बनाते हैं, फिर तुम्हें मिरर करते हैं जैसे वो तुम्हारी परफेक्ट सोलमेट हो। फिर एक दिन वो तुम्हें गिराने लगते हैं और आखिरकार छोड़ देते हैं, ऐसे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। डार्क मिररिंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह तुम्हारे कोर सेल्फ को क्वेश्चन करवाता है, क्योंकि जब वो बदलते हैं तो तुम सोचते हो, क्या मुझ में ही कुछ गलत था? हिस्ट्री और कल्ट डायनामिक्स में भी इसका यूज हुआ है। लीडर्स जो हर फॉलोअर का रिफ्लेक्शन बनने का इल्यूजन देते हैं। मैं तुम्हारे जैसा हूं, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, और फिर उसी बॉन्ड के सहारे कंट्रोल गहराता जाता है। फ्रिंज साइकोलॉजी में एक डिस्टर्बिंग थियोरी है
कि डार्क मिररिंग को ल्यूसिड ड्रीम्स में भी ट्रिगर किया जा सकता है। एक ड्रीम फिगर जो तुम्हारे हर मूव को रिप्लिकेट करता है। तुम कुछ भी सोचो वो भी वैसा ही करता है, लेकिन जैसे ही तुम उस मिररिंग पर सवाल उठाते हो, ड्रीम टूटता है और तुम जाग जाते हो, एंग्शियस, हॉलो एंड अनश्योर कि वो सपना था या कुछ और। अब ये सोचो, अगर तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हें ही बदलने लगे तो तुम असली कौन हो? एक परछाई जो तुम्हारे साथ चलती है, लेकिन जब तुम मुड़कर देखते हो वो तुम्हें देख रही होती है। डार्क मिररिंग कोई लाउड अटैक नहीं है, ये एक सॉफ्ट इन्वेजन है जहां ट्रस्ट की शक्ल में कंट्रोल दिया जाता है। और जब तुम ये समझते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे हर इमोशन को परफेक्टली रेजोनेट करे, हर बात पर हां में हां मिलाए, हर साइलेंस में तुम्हारी तरह सांस ले, तो एक पल के लिए रुकना। शायद वो तुमसे इंस्पायर्ड नहीं है, शायद वो तुम्हारे माइंड में घुस चुके हैं। 15 रिवर्स स्टॉकहोल्म सिंड्रोम। कुछ बंधन जंजीरों से नहीं बल्कि भरोसे से बनते हैं, और कुछ आजादियां इतनी चुपचाप छीनी जाती हैं कि इंसान ये तक नहीं समझ पाता कि वो अब कैदी है। तुमने स्टॉकहोल्म सिंड्रोम के बारे में सुना होगा, जब कोई बंधक अपने अपहरणकर्ता से जुड़ाव महसूस करने लगता है। सिंपैथी, ट्रस्ट, इवन लव। लेकिन क्या हो अगर ये सिंड्रोम पलट जाए? क्या हो अगर कैदी अपने कैद करने वाले से नहीं बल्कि खुद से डरने लगे? यही है रिवर्स स्टॉकहोल्म सिंड्रोम, एक साइकोलॉजिकल गिरफ्त जहां इंसान किसी और के कंट्रोल में नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे अपने ही डिसीजंस, इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स से कटने लगता है। यहां कैप्टर की ताकत उसकी प्रेजेंस में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर उसकी प्लांटेड वॉइस में होती है। तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन चुप रह जाते हो। तुम कुछ महसूस करते हो लेकिन उसे ओवर रिएक्शन मान लेते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम अपनी ही इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा नहीं करते। यह सिंड्रोम एक तरह का इंटरनलाइज्ड गैस लाइटिंग है, जहां बाहरी मैनिपुलेशन धीरे धीरे तुम्हारे सेल्फ परसेप्शन में घुल जाता है। तुम्हें यकीन होने लगता है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ज्यादा सोचता हूं, शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता। मैनिपुलेटर्स इसका इस्तेमाल बारीकी से करते हैं। वो तुम्हें ओपनली सप्रेस नहीं करते, वो तुम्हें स्लबली डाउट करवाते हैं, हर बार थोड़ा थोड़ा, जब तक तुम अपने ही थॉट प्रोसेस पर क्वेश्चन मार्क लगाने न लगो। साइकोलॉजी इसे कहती है इंटरनल सबमिशन कंडीशनिंग। कंट्रोल इतना सॉफ्ट होता है कि वो रेजिस्टेंस से बाईपास कर देता है, ताकि तुम खुद ही अपने फीलिंग्स को सेंसर करने लगो। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक पक्षी जिसका पिंजरा खोल दिया गया हो, लेकिन वो उड़ता नहीं क्योंकि उसे अब उड़ने पर भरोसा नहीं रहा। रिवर्स स्टॉकहोल्म सिंड्रोम का ओरिजिन एक्सटर्नल होता है, लेकिन सिम्टम्स इंटरनल होते हैं। और ये सबसे ज्यादा उन रिलेशनशिप्स में होता है जहां लव और मैनिपुलेशन एक दूसरे में घुल गए हों, जहां तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें हर्ट कर रहा है वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए कर रहा है। मैं तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहा हूं। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम हमेशा सिचुएशंस को गलत समझते हो। शुरुआत में ये इरिटेटिंग लगता है, लेकिन बार बार दोहराए जाने पर तुम इसे अपनी ही सोच मान लेते हो। क्लिनिकल स्टडीज में इसे इमोशनल इरोजन कहा जाता है, एक प्रोसेस जिसमें स्लोली, विदाउट वायलेंस, तुम्हारी बाउंड्रीज मिटने लगती हैं और फिर तुम किसी से एस्केप नहीं चाहते, क्योंकि तुम अब खुद से एस्केप करना चाहते हो। एक डिस्टर्बिंग फ्रिंज थियरी कहती है कि ये रिवर्सल ट्रॉमा के दौरान भी ट्रिगर्ड हो सकता है। अगर कोई रिपीटेडली इमोशनली इनवैलिडेटेड होता है तो इवेंचुअली वो एक्सटर्नल कंट्रोल को सेफर मानने लगता है, क्योंकि सेल्फ परसेप्शन नाउ फील्स डेंजरस। कल्ट एनवायरनमेंट्स इस टेक्निक को ब्रिलियंटली एक्सप्लॉइट करते हैं। वो तुम्हें न केवल अपने लॉजिक पर शक दिलवाते हैं, बल्कि तुम्हें खुद के ऊपर हंसना सिखाते हैं, ताकि तुम अपनी आइडेंटिटी को फ्लॉड, चाइल्डिश और अनरिलायबल मान लो।
मिलिट्री इंटरोगेशंस में भी इसका फॉर्म देखा गया है, जहां फिजिकल टॉर्चर के बजाय साइकोलॉजिकल डिसोरिएंटेशन से आइडेंटिटी को ही फ्रैक्चर कर दिया जाता है। रिवर्स स्टॉकहोल्म सिंड्रोम कोई तेज हमला नहीं है, ये एक साइलेंट इम्प्लोजन है, जहां तुम सरफेस पर ठीक लगते हो लेकिन अंदर तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ गिर चुका होता है और अब तुम अपने मैनिपुलेटर को प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि उसे लूज करना मतलब खुद से फेस होना। तो अगली बार जब तुम अपने इंस्टिंक्ट्स को रिजेक्ट करो, अपने इमोशंस को इनवैलिड मानो, तो रुको। क्या ये तुम सोच रहे हो या कोई और तुम्हारे अंदर अब भी विस्पर कर रहा है? क्योंकि अगर तुम्हारा डर अब खुद से है तो बाहर के दरवाजे खोलने का क्या फायदा? माइंड कंट्रोल कभी जोर से नहीं आता, वो धीरे धीरे अंदर से आता है और फिर एक दिन तुम्हारा ना भी किसी और की आवाज में बदल जाता है।